स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया ना? तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 5 में हमने आगे तकरीबन 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है और इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने अभी तक खास करके अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो उसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ाई की, हमने H बॉन्ड के बारे में पढ़ाई कंप्लीट कर ली और आज हमें इस लेक्चर के अंदर उसके बाद के टॉपिक से जाना है और साथ में हम लोग ट्राई ये भी करेंगे कि हम एक लॉ भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ। तो एज यू ऑल नो कि जैसे आप लोग जान रहे हो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने हाइड्रोजन बॉन्ड को कंप्लीट किया था। आज हमें इंटरैक्शन बिटवीन द थर्मल एनर्जी पढ़ना है एंड द मॉलिक्यूल। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि बेसिकली हम लोग जब भी स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि वो यही बताता है कि भाई मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस एंड इंटरेक्शन कैसा। अगर हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाई अट्रैक्टिव फोर्स होता है और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही लो रहता है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हाई रहता है और वो होता ये है कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है एंड डिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी कि उनका इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में जब हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम रहता है और इसी रीजन की वजह से लिक्विड के अंदर एक न्यू प्रॉपर्टी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। लिक्विड के अंदर एक जो न्यू प्रॉपर्टी आती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी और यही प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड फ्लो कर सकता है। लिक्विड क्या कर सकता है? इट कैन फ्लो। एंड गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो उनके मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बीच में कोई प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, कोई प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो आसानी से रैंडमली यहाँ वहाँ घूमते हैं। दैट इज अबाउट द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में कोई भी इंटरेक्शन होता नहीं। बेसिकली ये क्यों बढ़ता है? अगर आपने एक चीज को याद करो तो अगर मैंने सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड बना, हीट के लिए मैं डेल्टा बता रहा हूँ, और लिक्विड को हीट किया तो मुझे गैस मिला। सेम अगर मैंने गैस को कूल किया जिसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझे मिलता है लिक्विड, यानी कि यहाँ पर हुआ है कंडेंसेशन। और लिक्विड को अगर मैंने और कूल किया तो वहां पर फ्रीजिंग होकर सॉलिड बनेगा। बच्चों ध्यान देना, आप जब भी सॉलिड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है और क्योंकि उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स के बीच में रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन बढ़ता है, आपस में पार्टिकल टकराते हैं। जैसे जैसे आप हीट करोगे आपस में जोर जोर से टकराएंगे और पार्टिकल दूर होंगे, मॉलिक्यूल दूर होंगे। उसी टाइम पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर आप उसको और हीटिंग दोगे तो पार्टिकल और जोर से टकराएंगे और जोर से टकराएंगे और वहां पर वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, यानी कि वहां पर उसका वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन हाई होगा, इंटरेक्शन एकदम लो हो जाएगा और पार्टिकल टकरा के गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो हमें यही बताता है कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर गैसियस स्टेट है तो उनका डिस्टेंस बहुत हाई होगा, अगर लिक्विड स्टेट है तो उसका डिस्टेंस मॉडरेट होगा एंड अगर सॉलिड स्टेट है तो उनके बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, यानी कि क्लोजली पैक्ड रहेंगे, कॉन्टैक्ट रहेंगे। हम इंडिया की बात करें तो आप जहाँ पर भी जाओगे भीड़ दिखेगी। मान लो आप रेलवे स्टेशन के ऊपर गए तो ट्रेन में से ऐसे लगेगा इतनी सारी पब्लिक निकल रही है, ऐसी कीड़ियाँ निकल रही है अंदर से। कई बार भी आप जाओ, सॉलिड स्टेट समझ सकते हो। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें कि हम लोग न्यूजीलैंड गए, एक घर उधर एक घर और दो,
तीसरा अगर उधर तो वो गैसियस स्टेट, यानी कि अपने यहाँ पर तो पूरा पैक रहता है खचाखच तरीके से, बराबर के नहीं। यानी कि ये तो सारे एग्जांपल्स के तौर पे ले रहे हैं हम लोग, तो समझने के लिए प्रैक्टिकल चीजें ले रहे हैं, ठीक है। बाकी न्यूजीलैंड को और इंडिया को सॉलिड एंड गैसियस स्टेट बोलते नहीं है, पर हम लोग तो क्या समझने के लिए एक टाइप ऑफ मेमोराइजिंग ट्रिक ले लिया, ठीक है। तो ये उनके बारे में, इंट्रैक्शंस के बारे में। अब देखो इनमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके इंट्रैक्शन की जो बात है टेक्स्ट बुक में हम लोग पहुँचे हैं। हाँ, पेज नंबर 139 में पहुँचे, तो उसमें ये सारी बात है। अब सेम में मैंने ये सारी चीज़ों को समझा। अब उसके बाद जो 5.4 टॉपिक हमारा है वो गैसियस स्टेट। अब यहाँ से ये हमारा एक टॉपिक आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, द गैसियस स्टेट। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली, टाइटल तो इसका है स्टेट्स ऑफ मैटर, पर ये चैप्टर में हम सिर्फ गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। बाकी हम सॉलिड स्टेट के बारे में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, और लिक्विड स्टेट के बारे में ज़्यादा यहाँ पर कवरेज या फुटेज नहीं है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जो भी बिहेवियर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लिक्विड का ही बिहेवियर, वी आर गोइंग टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ लिक्विड ओनली। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिक्विड का ही बिहेवियर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ लिक्विड, ठीक है। हाँ, देखते रहना जरा ध्यान से, यस ध्यान देते रहना यहाँ पर, या पे अटेंशन। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अटेंटिव रहिएगा, ओके। गैसियस स्टेट की बात है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी हाई। द distance between its molecule very high. Attractive force is very low. Attractive force कैसा है, तो वो very low है। Attractive force less है, से low attractive force। थोड़ा सा कैमरा यूं कर लेते हैं ताकि सबको दिखे क्लियर। अब ठीक है, यस सर, अब अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल मिला के 118 एलिमेंट्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल मिलाकर 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है। उनमें से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड स्टेट में दिए गए हैं, ठीक है। के आर इन द सॉलिड स्टेट। कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में, तो वो कौन से हैं उसकी लिस्ट हमें टेक्स्ट बुक के अंदर दी है। तो पहला तो वहाँ पर दिया है, दैट इज़ हाइड्रोजन। दूसरा हमें दिया है ग्रुप नंबर 15 का, दैट इज़ नाइट्रोजन। फिर एक ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में, वो है ऑक्सीजन। ग्रुप नंबर 17 के दो एलिमेंट है, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन। एंड ग्रुप नंबर 18 यानी कि जो हमारा नोबल गैस फैमिली है, जो हमारा नोबल गैस ग्रुप है, उनमें सारे एलिमेंट्स जो है दे ऑल हैव इन द गैसियस स्टेट। वो सारे के सारे गैसियस स्टेट में होते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये जो है वो सारे के सारे गैसियस स्टेट में मौजूद होते हैं, ओके। बट इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है उनकी, गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो। अब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा ही हो, यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया अबाउट। पहली प्रॉपर्टी हमें दी है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। क्या दिया है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस कैसे रहते हैं, वो हाईली कंप्रेसिबल रहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, दैट इज gases exert pressure equally
ऑल डायरेक्शंस। गैसेस जो रहते हैं वो सारे डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी। अब गैस, ऑब्वियस बात है कि भाई गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डेंसिटी भी कम रहेगी कि नहीं। तो गैसेस हैव lower density as compared to solid and liquid। सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस की डेंसिटी लो रहती है। देन उनका कोई फिक्स शेप एंड वॉल्यूम नहीं रहता। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब ऑब्वियस है कि भाई अब अपने क्लासरूम के अंदर जितनी एयर भरी अब उतनी ही एयर को हम छोटी सी बॉटल में भी भर सकते हैं, क्योंकि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो वहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया, शेप भी बदल गया। उतने ही गैस को हम बाहर भी छोड़ सकते हैं, पूरी दुनिया में फैल जाएगा, मतलब कि बड़े एरिया में फैलेगा, तो वहाँ पर वॉल्यूम बदल गया। यानी कि गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप नहीं होता, दे आर नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। अब वो तो पूरे में फैल जाएगा, ठीक है। गैसेस स्प्रेड इन इक्वल प्रपोर्शन इन ऑल डायरेक्शन। बेसिकली अब उसका कोई बेसिकली यहाँ पर दिया है इन ऑल प्रपोर्शन, एक्चुअली इन ऑल प्रपोर्शन इन ऑल डायरेक्शन। अब सारे डायरेक्शन इक्वली तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, ये सर। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर पढ़ने का रीज़न क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पर गैसेस का बिहेवियर स्टडी कर पाए। हम लोग क्या स्टडी कर पाए, तो हम गैसेस का बिहेवियर स्टडी कर पाए, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, हमें उसका बिहेवियर स्टडी करना है। मैं थोड़ा सा कैमरा को जूम करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर गैसेस का बिहेवियर स्टडी करें, ठीक है, और उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम लोग गैस लॉस पढ़ेंगे। ओके, अलग अलग कंडीशंस में गैसेस का बिहेवियर क्या है और उनके फैक्टर्स के बीच में रिलेशन क्या है, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम लोग गैस लॉ पढ़ते हैं। टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस का बिहेवियर। हियर वी टेक 4 फैक्टर्स। हम लोग टोटल 4 फैक्टर्स लेते हैं। कितने फैक्टर ले रहे हैं हम लोग, तो वी आर टेकिंग हियर 4 फैक्टर्स। करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। 4 फैक्टर्स हम लेते हैं, पर वो फैक्टर्स कौन से ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, दैट ऑल्सो वी शुड नो ना। तो वो फैक्टर है, पहला फैक्टर है दैट इज वॉल्यूम, जिसको हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा फैक्टर है दैट इज प्रेशर, जिसको हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा फैक्टर है दैट इज मोल्स, जिसको आप अमाउंट भी बोल सकते हो, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड चौथा फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर, जिसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल 4 फैक्टर्स की स्टडी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। वी आर डूइंग द स्टडीज ऑफ दिस 4 फैक्टर्स। अब बेसिकली इनमें से कोई भी 2 फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, 2 फैक्टर को वेरिएबल रखते हैं। हियर वी आर टेकिंग, हियर वी विल बी टेकिंग 2
फैक्टर्स कांस्टेंट एंड 2 फैक्टर्स वेरिएबल। ठीक है, हम 2 फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं और 2 फैक्टर को वेरिएबल, वी टेक इट एज अ वेरिएबल। ध्यान से देखते रहना। अब हम लोग टोटल 4 लॉज पढ़ने वाले हैं। अब वो 4 लॉ में क्या करते हैं, कोई भी 2 फैक्टर को मान लो कांस्टेंट लिया तो बाकी के 2 फैक्टर का रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो 4 लॉज कौन से हैं? तो पहला लॉ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ। क्या है? बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ है दैट इज चार्ल्स लॉ। क्या है? दैट इज चार्ल्स लॉ। तीसरा लॉ है दैट इज गेलियो-सेक्स लॉ। गेलियो-सेक्स लॉ। एंड चौथा लॉ है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, ये 4 लॉज हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। दिस आर द 4 लॉज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम लोग अब एक के बाद एक फैक्टर को डिटेल में ग्राफ के साथ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रीड कर लो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे भी रहा हूँ, रीड इट, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे दैट इज द बॉयल्स लॉ। आज के लेक्चर में बॉयल्स लॉ को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा ऊपर का पार्ट कट हो रहा है, मैंने चेक किया, अच्छा हुआ, तो मैं थोड़ा सा कैमरा अप कर लेता हूँ। अब आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी से, जिसको लिखना है लिख लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे जाते हैं विद द नेक्स्ट थिंग्स। आज बॉयल्स लॉ कंप्लीट करना है हमें। हो गया? हाँ, अब स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। हम आगे जाते हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट स्टडीइंग द बॉयल्स लॉ। चलो, आज के इस लेक्चर में हमें बॉयल्स लॉ कंप्लीट करना है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चार्ल्स लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम ये चार लॉस पढ़ेंगे। अगर किसी ने लिखा ना हो तो ऑब्वियस है 1 मिनट के अंदर आप लिख तो सकते हैं, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया हो। देखो, मैं जो कुछ भी लिखवाता हूँ नोट्स बनाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी नोट्स आपको मिलना बहुत मुश्किल है, और कोई भी प्रकार की रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है बोर्ड लेवल के लिए, क्योंकि मैं जो लिखवाता हूँ उसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट इज द बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ जो है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ओके, तो उसमें 2 चीजों को वेरिएबल रख के 2 बाकी के फैक्टर्स का क्या किया गया है, तो रिलेशन फाइंड किया गया है। बॉयल्स यहां पर प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड क्या किया है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब बच्चों जरा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप हम फाइंड कर रहे हैं, तो बाकी के 2 जो फैक्टर्स है वहां मोल्स है, टेम्परेचर है, ऑब्वियस है कि उसको तो इन लोग ने कांस्टेंट ही रखा होगा, बराबर कि नहीं? क्योंकि मैंने आपको आगे ही सिखाया कि कोई भी 2 टर्म को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट, है, बाकी के 2 को वेरिएबल लेंगे। तो चलो देखते हैं, अटेंटिव रहना, ध्यान देना। अब बॉयल्स, रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट थे, इनका नाम आपने सुना होगा। कहाँ? तो ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया के सारे केमिकल्स को
तीन टाइप्स में स्प्लिट किया, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज से कुछ कितने साल पहले, तो मोर देन 200 ईयर्स अगो, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उनका कहना था एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure of a fixed amount of gas varies inversely with its वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम्स। ठीक है, अब अगर हम लोग इस डेफिनेशन को ध्यान में रखें और फॉर्मूला बनाएं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से ये बनता है कि अगर प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, यानी कि अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या वॉल्यूम घटेगा ना। मान लो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला बनाई है, बॉयल्स ने जो बताया उसके मुताबिक कि प्रेशर जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि अगर आपने गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो घटेगा, तो वॉल्यूम भी घटेगा। यानी कि प्रेशर देने पर वॉल्यूम घटता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस घटेगा, गैस क्या होगा, कंप्रेस होगा। और यही बात जो है बच्चों, ये हमें प्रूव करती है कि भाई सीएनजी जो भरते हैं हम लोग, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें क्या किया जाता है, गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है। और ऑब्वियस बात है कि अगर हमने प्रेशर को घटाया तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहां दूर जाएंगे, बराबर कि नहीं। यानी कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस है तो क्या होगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी कि प्रेशर के बढ़ाने पर वॉल्यूम घटता है, एंड प्रेशर के घटाने पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। समझे कि नहीं? प्रेशर दिया, वॉल्यूम घटा, प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ा, वैसे वर्सा, याद रखना। अब एक बात आपको याद रखना है कि अगर आपको इस इक्वेशन में ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है उसको निकालना होगा, तो आपको वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी कि k लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ये वॉल्यूम फॉर्मूला बनेगा, इसको वहां ले जाओ, तो PV इक्वल टू k बनेगा हमारा इक्वेशन। यानी कि अगर हमने कोई भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, बराबर है, तो उसका P इंटू V का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इट मीन्स दैट यहाँ पर क्या बनेगा, इट मीन्स दैट if the temperature is constant, for a fixed amount of gas, the value of PV remains constant। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो उसकी वैल्यू भी सेम है। फॉर एन एग्जांपल, हमने इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन लिया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया, हम लोग दो कंडीशंस ले रहे हैं, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशन पे एट इनिशियल कंडीशंस P1 एंड V1 होगा, एंड फाइनल कंडीशन पे P2 V2 होगा। इट विल बी इक्वल टू K, इट विल बी इक्वल टू K। इस दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहना, अटेंटिव रहते रहना बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पर P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन P1, ये हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा। दिस विल बी आवर फाइनल इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर मैं ले रहा हूँ 2।
ये हमारे लिए यहाँ पर फाइनल इक्वेशन बनता है बॉयल्स लॉ। अब यहाँ पर इस बॉयल्स लॉ में हाँ हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएंगे। एक बात इस ग्राफ से हम लोग फिक्स करेंगे कि भाई हमने अगर इस ग्राफ को, ये एक्स एक्सिस हुआ और वाई एक्सिस हुआ, और इस ग्राफ को हमने कैसे लिया है जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया है v, और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे लिया है प्रेशर P। ओके, क्या आएगा जरा ध्यान से देखना, पे अटेंशन हियर। तो अगर मान लो कि भाई टेम्परेचर एकदम लो है, हमने मान लो 200 केल्विन पे किया, तो हमारा ग्राफ ये मिलेगा। अब टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया, हमने 400 किया, तो ग्राफ क्या आएगा, दिस विल बी द ग्राफ 400 केल्विन के लिए। और अगर मान लो टेम्परेचर और बढ़ाया हमने, ठीक है, एंड 600 केल्विन किया, तो हमारा ग्राफ ये होगा। ठीक है, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, ग्राफ से क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसी ग्राफ के साथ एक और ग्राफ लिया गया है, दैट इज प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ। ये रहा ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर ये प्रेशर है और यहाँ पर ये 1/v का ग्राफ है। तो जरा ध्यान से देखते रहना, ये T1 आएगा, ये T2 आएगा, ये T3 आएगा, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, बराबर कि नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप खुद से जज कर सकते हैं, T3 greater than T2 greater than T1, क्या हो रहा है खुद से देखिए, 1/v की वैल्यू घटती जा रही है, इट्स डिक्रीजिंग। 1/v की वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ग्राफ जो होते हैं जिनको हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं, उसको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। दिस ग्राफ आर कॉल्ड आइसोथर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, क्योंकि ये पूरा ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब बच्चों आपको इतना सा सिंपल सा फंडा तो समझ में आ ही रहा होगा कि अगर हमने मान लो कि भाई प्रेशर बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम घटेगा, अगर हमने प्रेशर घटाया तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन बच्चों काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम मतलब कि ये रहता है कि सर ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट ये काम कहाँ पर आती है, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं काम ही नहीं आती। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है, बट बच्चों ऐसा नहीं हो, ये कंप्लेन आपकी गलत है। देखो मैं इसका एक जोरदार एग्जाम्पल बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। लाइक आप कभी माउंटेनस रीजन में गए होंगे, लाइक माउंट आबू गए या फिर ऐसे कोई जगह पर पहाड़ के ऊपर, तो जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, तब आपको वहाँ पर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी कम रहती है। डेंसिटी कम रहती है तो आप जितना एयर को इनहेल करते हो तो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। आप गांधीनगर में आप जितनी एयर लेते हो उसमें आपको जो ऑक्सीजन मिल रहा है उससे कम ऑक्सीजन आपको माउंट आबू के पहाड़ पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी कम रहती है। डेंसिटी इज लेस है, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी कम है, मॉलिक्यूल दूर 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 होते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन देना पड़ेगा अंदर, तब जाके आपको प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर है? तब जाके आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, बराबर के नहीं। इसलिए सांस चढ़ जाती है, बराबर के नहीं। सेम में आप क्लाइंबिंग कर रहे हो, वहाँ पर भी ऐसा होता है, यानी कि आप हाइट पे चले गए, कई बार हाइट पे चले गए, कोई माउंट एवरेस्ट पे चला गया, तो वहाँ पर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। ठीक है, वहाँ देयर इज लेस ऑक्सीजन कंटेंट है। अब देखो बच्चों, डेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्लियर है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब बच्चों इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, आप इस इक्वेशन को v को वहाँ ले जाओ, v को निकल लो, v इक्वल टू k/p, ये हमें v की वैल्यू मिल गई। इस v की वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, तो क्या आएगा, डेंसिटी d इज इक्वल टू m अपॉन क्या आएगा, k इंटू p। ये इक्वेशन मिला बच्चों, क्लियर है? अब ये जो इक्वेशन आपको मिला है मेरे प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन m की वैल्यू, आप माउंट एवरेस्ट हो या गांधीनगर हो, आप कैलिफोर्निया हो या अहमदाबाद, ठीक है, एम्स्टर्डम हो या अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो या फिर आप ग्रीस हो,
आपका मास तो सेम ही रहेगा। हाँ, आप पहाड़ पे जाओगे तो प्रेशर में डिफरेंस आएगा, यानी कि ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, यानी कि डेंसिटी क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, यानी कि आप अगर सी लेवल के नजदीक ही हो, सी लेवल से ज़्यादा हाइट पे नहीं हो, तो वहाँ पर डेंसिटी हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर वहाँ पर हाई है, बराबर कि नहीं। तो आपको गैस के मॉलिक्यूल सफिशिएंट अमाउंट में मिलेंगे। आप मान लो यहाँ पर 100 ml जितना ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, आई मीन एयर अंदर ले रहे हो, तब आपको जितना ऑक्सीजन मिल रहा है, अब आप माउंट एवरेस्ट पे गए, अब वहाँ पर भी 100 ml जितना एयर ले रहे हो, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन यहाँ के कंपैरिजन में कम मिलेगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अंदर इनटेक करना पड़ेगा ताकि हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिले। और यही कहना था बॉयल्स का कि अगर आपने कोई भी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज, और अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अगर कहीं पर प्रेशर कम है यानी कि वहाँ पर डेंसिटी भी कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बॉयल्स लॉ कंप्लीट होता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक था। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड में भी देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में यहाँ पर जो भी नोट्स लिखवाता हूँ वो सब आपको लिखना है, और मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो पूरी थियरी को समझाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इट्स इनफ, सफिशिएंट। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं 1 मिनट तक लेक्चर को चला रहा हूँ, फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, एक सेकेंड ना, यहाँ पर हमने दो टर्म्स को कांस्टेंट लिया, हमने यहाँ पर क्या किया, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल। ठीक है, इनमें से हमने क्या किया, प्रेशर को, एक सेकेंड ना, हमने क्या किया इधर, तो प्रेशर को यहाँ पर लिया है वेरिएबल, तो मैं उसको वी लिखता हूँ, वी आर वेरिएबल। टेम्परेचर को क्या लिया, कांस्टेंट, तो कैपिटल सी लिखता हूँ। अब ये हर जगह पर मैं यही बोल लिखूंगा, ये और भी 3 थियरी में आएगा। ये वॉल्यूम को हमने यहाँ पर क्या लिया, तो वेरिएबल लिया वी आर, एंड मोल्स यानी कि अमाउंट ऑफ गैस, उसको भी हमने कांस्टेंट लिया, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया है ना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि मोल्स कांस्टेंट हुआ। यहाँ पर n की जो वैल्यू है दैट विल बी कांस्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन ही बोल रही है, इसकी डेफिनेशन ही ये चीज को प्रूव कर रही है बच्चों। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। पूरा लिख लो, राइट इट, या स्क्रीनशॉट लेकर शांति से नोट्स बना देना। ठीक है, या फिर स्टॉप पॉज करके आप इसकी नोट्स लिख देना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड टू अस।